हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अपने आप को आइसोलेशन में रखें। बाहर यदि किसी भी वजह से निकलना पड़े तो मास्क इत्यादि का प्रयोग करें। हाथों को सैनिटाइज करते रहें। जितना हो सके बच के रहें और दूसरों को अपने से बचा कर भी रखें। दूरियां दिलों से न हो, सिर्फ भौतिक और कहें कि शारीरिक दूरी जो है वही मेंटेन रखें, ये पर्याप्त है। आज हम कक्षा 10 के आज हम कक्षा 10वीं के विषय हिंदी को लेकर आपके साथ उपस्थित है। और हमारा जो चर्चा का जो विषय रहेगा, जो चर्चा का जो सत्र है, वह 2020-21 का सत्र रहेगा। जो 2020-21 के मई में परीक्षाएं आयोजित होनी थी, लॉकडाउन की वजह से वो आगामी समय तक के लिए स्थगित कर दी गई। उसी परीक्षा को लेकर हम आपके साथ उपस्थित हैं। बोर्ड ने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो एक मॉडल पेपर, जिसे हम आदर्श प्रश्न पत्र कह सकते हैं, मॉडल पेपर या आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया गया था, उसी के विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, पहले प्रश्न से लेकर 28वें प्रश्न तक प्रति प्रश्न में क्या क्या पूछा जाना है। जैसे हम बात करें कि 24 और 25वें नंबर का प्रश्न किस पर आधारित होगा, तो वो 100% व्याख्या पर आधारित होगा। अभी तक की स्थिति के अनुसार हो सकता है जो लॉकडाउन की या कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनके आलोक में, और कुछ दिनों बाद जब जून अंतिम सप्ताह की बात जारोड़ी साहब ने कही है, वहाँ यदि कोई थोड़ा बहुत और संशोधन होता है तो उससे भी हम आपको रूबरू करवा देंगे। तो हमारा आज का रहेगा मॉडल पेपर या आदर्श प्रश्न पत्र के विषय में हम चर्चा करेंगे, और उसके हर एक प्रश्न को खोलकर देखेंगे कि किस प्रश्न से किस प्रकार का प्रश्न, किस क्रमांक पर किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाना है। व्याकरण से संबंधित होगा, रचना से होगा, अपठित से होगा, अथवा हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से होना है। तो इसी चर्चा पर बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें कि इस पूरे प्रश्न पत्र को, इस पूरे पेपर को हमारे को और कुल मिलाकर 5 खंडों में विभक्त किया गया है। कितने खंडों में बांटा गया है? 5 भागों में इसे बांटा गया है। और इन 5 भागों में किस किस प्रकार का अंक भार रहेगा, कितने प्रश्न होंगे, कहां से लेकर कहां तक के प्रश्न होंगे, उन सभी पर चर्चा में यहाँ करने वाले हैं। देखिएगा, खंड ए में 1 से लेकर 11 तक प्रश्न होंगे। प्रति प्रश्न का अंक भार कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो गए? 11 है। और एक प्रश्न का अंक भार कितना रहेगा? 1 नंबर का। मतलब हर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। और प्रश्नों का कुल अंक भार कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब चूंकि आप यहाँ एक सवाल मन में उठ सकता है कि सर यहाँ हम 11 बता रहे हैं, एक अंक का एक प्रश्न बता रहे हैं, तो ये 20 कैसे हुए? दोस्तों, 20 होने के पीछे जो वजह है वहां वो इस नंबर वाले प्रश्न पर है। 1 नंबर का जो प्रश्न होगा, उस प्रश्न में अवैध वाले हम उसे कह सकते हैं वस्तुनिष्ठ अथवा बहुविकल्पात्मक, बहुत एक से ज्यादा विकल्प वाले, अवैध वाले। आप सीधी भाषा में समझे कि अवैध वाले प्रश्न होंगे। किसमें? 1 नंबर के प्रश्न में। कितने होंगे? 10 प्रश्न होंगे। पहला, या हम कहें जैसे इनको रोमन में लिखे होंगे वो 2, 3 और उसके बाद 4। तो जैसे ये 4 प्रश्न है, पहले 4 प्रश्न आपको किससे पूछे जाने हैं? समास से पूछे जाएंगे। पहले 4 प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे? व्याकरण के समास से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें तो आगे के 2 प्रश्न है, जैसे 5वां और 6ठा। ये जो 2 प्रश्न है वो हम बात कर रहे थे कि शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। तो बोर्ड के हालांकि संशोधित पाठ्यक्रम में वाक्य शुद्धि शब्द भी था, लेकिन यहाँ के जो 2 प्रश्न हैं वो दोनों ही शब्द शुद्धि से संबंधित होंगे। एक में शुद्ध, जैसे अवैध के 4 ऑप्शन दे दिए और उनमें से 3 विकल्प तो हमारे सामने गलत होंगे, एक वाला सही होगा। तो प्रश्न होगा कि निम्न में से शुद्ध शब्द को छांटिए, या शुद्ध शब्द कौन सा है। तो उस समय हम हमारी उत्तर पुस्तिका में और अवैध में हमारा यदि स पर विकल्प सही रहा तो स लिखेंगे, जो भी विकल्प हमारा सही होगा वही उस पर हमें इंद्राज उसका कर देंगे। अब इसके बाद 5वें प्रश्न में, 6ठे प्रश्न में क्या होगा? अशुद्ध शब्द कौन सा है। वहां 3 शब्द तो शुद्ध होंगे और एक चौथा शब्द ऐसा होगा जो अशुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से गलत होगा। तो उसमें हमें कोई ना कोई प्रश्न है, कोई ना कोई विकल्प जो भी हमारा गलत होगा वो छांटना है। ध्यान ये रखना है कि पहले वाले प्रश्न में जैसे इसकी बात करें, शुद्ध छांटना है तो 3 में समानता है, अशुद्ध उनसे अलग है तो उसे छांटना है। यहाँ पर
3 शुद्ध है, एक अशुद्ध है, तो उसका नंबर हमें वहां अंकित करना है अपनी उत्तर पुस्तिका में। उसके बाद बात करें सॉरी ये दोनों ही शब्द, ये शुद्ध शब्द पूछे जाएंगे और यहाँ पर 7 8 7 वाले और 8 वाले ये दोनों ही शब्द शुद्धि से ही संबंधित होंगे, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार से पूछा जाएगा, अशुद्ध शब्द पूछे जाने। हो सकता है इन दोनों में से कोई सा वाक्य शुद्धि से भी संबंधित हो, क्योंकि मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर में चारों ही शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द के बारे में दे रखा है, तो उसके अनुसार हम चल रहे हैं। आगे बात करते हैं 9 नंबर और 10 नंबर की। यहाँ एक मुहावरा होगा और उस मुहावरे का अर्थ हमसे पूछा जाएगा। 4 उत्तर दिए होंगे, उन चारों में से जो सटीक, जो सबसे सही उत्तर होगा वह हमें और छांटना है। इसके बाद बात करें 10वें नंबर में, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, कहावत या जिसे हम लोकोक्ति भी कहते हैं, लोकधन उक्ति। लोकोक्ति और कहावत दोनों एक ही चीजें हैं। इस लोकोक्ति और कहावत एक दी होगी और उसका अर्थ नीचे 4 विकल्प में दिया होगा। सबसे शुद्ध, सबसे सही, सबसे निकटतम जो अर्थ है उसका नंबर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उत्तर पुस्तिका में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 10वीं क्लास के बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे हमने ये एक टेबल बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे और यहाँ हम हाशिए पर लिख देंगे उत्तर संख्या 1। अब इसके बाद में लाइन तो वहां पहले से खींची है उत्तर पुस्तिका में, और यहाँ हम इस प्रकार से एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे अपने पेंसिल से, पेन से, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 और 10। आप चाहें तो इनको वैसे रोमन संख्या में भी लिख सकते हैं, जैसे इस प्रकार से। यहाँ दोनों लिखे हुए मानक गणित मानक शब्द भी लिखे हैं और यहाँ पर रोमन संख्या में। आप जिस यदि रोमन संख्या में लिखेंगे तो और ज्यादा उचित रहेगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे वाले में और उत्तर के क्रमांक लिखेंगे। जैसे पहले में ए सही था, दूसरे में दे सही है, तीसरे में से है, यहाँ फिर ए सही है, यहाँ बे सही हो गया, यहाँ बे सही हो गया, यहाँ से सही हो गया, ये दे सही हो गया, ये भी दे सही है और ये ए सही है। तो इस प्रकार से ये हमारे काल्पनिक उत्तर हैं। इस प्रकार से हमें अपने उत्तर वहां देने हैं ताकि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक जानकारी अपनी वहां परीक्षक के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो पहले प्रश्न में कुल मिलाकर देखिएगा, 1 नंबर के प्रश्न में कुल मिलाकर कितने प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न हो गए। इन 10 का अंक भार क्या है, 1 अंक है, तो कुल मिलाकर अंक भार कितना हो गया, 10 हो गया। तो इस प्रकार से 10 तो ये, और 2 से लेकर 11 तक के 10 प्रश्न और बच गए, तो 10 और 10 ये, तो कुल मिलाकर हमारा अंक भार कितना हो जाएगा, 20 नंबर का हो जाएगा। अब 2 से अब आगे हम चलते हैं। जैसे पहले प्रश्न के बारे में हमने पूरी बात की, अब नंबर 2 वाले प्रश्न की बात करते हैं कि 2 नंबर पर कौन सा प्रश्न होगा। पहले खंड की बात कर रहे हैं, 2 से लेकर 8 तक, 2 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न हैं, उन 8 तक के प्रश्नों में एक एक शब्द वाले उत्तर होंगे या एक या दो तीन शब्दों वाले अति लघुतरात्मक उत्तर जिन्हें हम कहते हैं, वो उत्तर यहाँ पर हमसे पूछे जाने हैं। तो पाठ्य पुस्तक से 2 से लेकर 2 3 4 5 और 6, ये 6 प्रश्न कहां से होंगे, हमारी पाठ्य पुस्तक से होंगे। जो हमारी कोर्स की किताब है उस किताब में से ये प्रश्न पूछे जाने हैं। और उसके बाद में 6 7 नंबर और 8 नंबर, 7 नंबर पर आएगा एक मुहावरा और 8 नंबर पर होगी एक लोकोक्ति। यहाँ कहेंगे कि इनका अर्थ प्रकट करने वाले मुहावरे का अर्थ प्रकट हो सके ऐसे शब्दों में इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ मुहावरे का और लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करना है ताकि अर्थ वहां पर स्पष्ट हो सके। ये सिर्फ ये हम कह सकते हैं कि व्याकरण वाले और भाग से शामिल किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं हमें 9 से 11 तक की, 9 10 और 11, ये तीनों ही हमारी पाठ्य पुस्तक से होंगे। और इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमसे खाली स्थान भरने हैं, खाली स्थान या जिनके हमें रिक्त स्थान कहें, यहाँ हमें रिक्त स्थान भरने हैं
कोई दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं। ये पाठ्य पुस्तक से होंगे, ये व्याकरण से होंगे, और ये तीनों पाठ्य पुस्तक से। ये किससे हैं? ये भी हमारे क्षितिज नामक जो कोर्स वाली किताब चल रही है उससे है। और ये जो दो प्रश्न है वो कहां से होंगे? व्याकरण से होंगे। तो पहले प्रश्न का अंक भार कितना? 10 से। उसके बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कुल मिलाकर पहले खंड का अंक भार 20 बैठ गया हमारा। 20 अंक के यहाँ से प्रश्न पूछे जाने हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं, उसके बाद हमें यदि आगे बढ़े तो अंक भार को थोड़ा यहाँ से खाली कर देते हैं। अंक भार जैसे इसका था, इसका 20 था, 8 दूनी 16 है, 4 चौक 16 है, 5 दूनी 10 है, और 6 3 18। कुल मिलाकर अंक भार इनका यहाँ इतना इतना रहेगा। अब देखिएगा, बात करते हैं 12 से लेकर 19 तक की। इस खंड के विषय में हम चर्चा कर चुके, अब हम इस खंड पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर 12 से लेकर 19 तक के कुल मिलाकर 8 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न का अंक एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, 2 नंबर का होगा। और 8 प्रश्न है तो कुल मिलाकर कितने नंबर के हो जाएंगे? 16 नंबर के हो जाएंगे। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ रहेगा कि हमारा 12 है, 13 है और 14 है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक से के पद्य खंड से पूछे जाएंगे। ये हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड से, आप इसे कह सकते हैं कि कविता वाले भाग से पूछे जाने। और उसके बाद में 15 है, 16 है और 17 है। ये गद्य खंड से कहानी, उपन्यास, कहानी है, संस्मरण है, निबंध है, लेख है, उसमें से पूछे जाने हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मुंशी प्रेमचंद ईदगाह है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न भारतेंदु जी का। और उसके बाद प्रेमचंद की ईदगाह कहानी, महावीर प्रसाद द्विवेदी की का एक निबंध है, स्त्री शिक्षा विरोधी कुतर्कों का खंडन। और उसके बाद में रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। और एक और है सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित, तो वहां से प्रश्न पूछे जाने। तो ये गद्य खंड से पूछे जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें तो 18 है और 19। 18 और 19 में क्या होगा? मुहावरे का अर्थ प्लस वाक्य प्रयोग। यहाँ पर अर्थ भी होगा और वाक्य प्रयोग भी होगा। 19 में कहावत का अर्थ भी लिखना है, प्लस उसका वाक्य में प्रयोग करके हमें सिद्ध भी करना है कि इस प्रकार से। और यदि हम किसी, जैसे चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गया, जैसे मुहावरा आ गया कि 9 2 11 हो जाना, तो इसका अर्थ हम लिखेंगे भाग जाना। और उसके बाद हम लिखेंगे कि पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनते ही, हॉर्न सुनते ही, आवाज सुनते ही चोरी 9 2 11 हो गए। तो कुल मिलाकर 12 13 14 है, 15 16 17 6 7 और 8। और प्रति प्रश्न अंक क्या रहेगा? 2। तो प्रति प्रश्न अंक 2 रहने से 8 प्रश्न 2 अंक के, तो कुल मिलाकर 16 अंक के ये हमारी गणित यहाँ बैठ गई। अब बात करते हैं खंड 6 की। 6 वाले खंड में क्या होगा दोस्तों? तीसरा खंड है। तीसरे भाग में 20 से लेकर 23 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे? 20, 21, 22 और 23। कुल मिलाकर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक प्रश्न का अंक भार कितना रहेगा? 4। कुल इस पूरे खंड का अंक भार कितना हो जाएगा? तो इस पूरे खंड का, इन चारों प्रश्नों का अंक भार हो जाएगा 16 नंबर। यहां हम क्या करेंगे? सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ अपठित गद्यांश हमारे से हटा दिया गया था, पद्यांश रखा गया है। अपठित पद्यांश या काव्यांश, एक कविता होगी 15 से 10 से 15 पंक्तियों के बीच की, 10 से लेकर 15 पंक्तियां उसमें से होंगी। और उसी में से 3 प्रश्न हमसे किए जाएंगे। और 3 प्रश्न होंगे। वो पहला प्रश्न यहाँ पर होगा, उसका एक कहेंगे कि इसका एक उचित शीर्षक दीजिए। एक उचित शीर्षक, शीर्षक से अर्थ होता है उसका टाइटल, उसका नाम। जैसे प्रेमचंद वाली कहानी है, पूरी कहानी में हम काफी शायद 8-9 पेज की कहानी होगी वो, लेकिन उस कहानी का एक नाम है छोटा सा ईदगाह, कि ईदगाह क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, क्या बच्चों ने किया इत्यादि। तो एक तो उचित शीर्षक दिया जाएगा। उसके बाद में
एक या दो शब्द दिए जाएंगे और उन शब्दों का अर्थ पूछा जाएगा, आप कह सकते हैं मीनिंग। तो शब्दार्थ पूछे जाएंगे और ये भी 1 नंबर का, ये 1 नंबर का रहेगा, ये भी 1 नंबर का। और तीसरा एक प्रश्न और है, वो रहेगा इस काव्यांश की मूल संवेदना, हम कहें उसकी मूल संवेदना, उसकी शिक्षा या उसका जो संदेश है कि इस कविता से हमें क्या सीखने को मिला है, या हो सकता है उसकी में किसके विषय में चित्रण किया गया है। जैसे हो सकता है प्रकृति का चित्रण हो, किसी युद्ध भूमि का चित्रण हो, अथवा कोई श्रृंगार रस से संबंधित हो। तो उन सारी चीजों के बारे में उसकी संवेदना क्या है, या उसके द्वारा क्या शिक्षा दी गई है, या उसके द्वारा क्या संदेश प्रसारित किया गया है, उसके विषय में 4-5 लाइनें में हमें उसे का जवाब हमें वहां लिखना है। तो कुल मिलाकर 1 नंबर और ये प्रश्न रहेगा 2 नंबर का। तो 20वें नंबर का प्रश्न है वो हमारा 4 अंक का इस प्रकार से बैठ जाता है। अब इसके बाद क्या रहेगा, 21वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं हम। और 21वें नंबर के प्रश्न पर जब हम आते हैं तो वहां हमारा रहेगा कि पद्य खंड से, ये पद्य खंड से होगा, इसमें अथवा वाला प्रश्न होगा। 2 प्रश्न होंगे आपके सामने और यहाँ भी अपठित पद्यांश जो वो भी 2 आएंगे। आप दोनों में से किसी एक के विषय में वहां जवाब दे सकते हैं। पद्य खंड से होगा, अथवा वाला प्रश्न होगा और इसमें पाठ की जो संवेदना है, जो शिक्षा है, या जो कहें संदेश है, किसी भी कविता का जो संदेश है उसके विषय में, या किसके विषय में, किस व्यक्ति के विषय में, उसका जो मूल चरित्र है उसके बारे में वहां प्रश्न हमसे किया जाना है। अथवा वाला प्रश्न होगा। उसके बाद में यदि हम 22 नंबर की बात करें तो यह है हमारा गद्य खंड से होगा। जैसे इसमें सूरदास, तुलसीदास, निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, और एक कवि का नाम मैं भूल रहा हूँ शायद, एक और कवि कौन से थे, नागार्जुन थे, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, और सूरदास है, तुलसी है, एक और थे। उन 6 में से किसी एक पाठ के विषय में कोई एक पद इत्यादि के बारे में पूछा जाना वहां है। जैसे कि लक्ष्मण और परशुराम का संवाद हो रहा है तो लक्ष्मण की किन बातों से और परशुराम ज्यादा रुष्ट हुए थे, इत्यादि प्रकार से। प्रभु कविता का मूल संदेश क्या है, उषा की लाली का मूल संदेश क्या है, कल और आज का मूल संदेश क्या है, कवि क्या कहना चाहता है, कौन सा संदेश हमें वहां देना चाहता है। तो ये किससे रहेगा, 22वें नंबर की बात करते हैं तो वो गद्य खंड से रहेगा। इसमें भी 2 प्रश्न आएंगे, दोनों में से कोई एक हमें करना है और इसमें भी वही पाठ की संवेदना या संदेश से संबंधित या किसी पात्र का चरित्र चित्रण वहां करवाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करें 23 नंबर पर, तो 23 नंबर पर रहेगा बेटा लेखक और कवि का कृतित्व और जीवन परिचय। मतलब उनकी माता पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म वर्ष, ये तो होते हैं उनके जीवन परिचय में। जीवन परिचय में क्या है, माता पिता का नाम यदि पता है तो उसके बाद में उनका जन्म वर्ष क्या था, उसके बाद उनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, वो कृतित्व में या कविता परिचय में आ जाते हैं या लेखक परिचय में आ जाते हैं। तो जो भी ये दोनों में से कोई एक करना है। किसी लेखक का नाम दे देंगे, जैसे दे दिया प्रेमचंद, अथवा, ये एक ही प्रश्न होगा लेकिन एक ही प्रश्न के अंदर हमें जो वो मिलेगा अथवा वाला। प्रेमचंद अथवा निराला का कृतित्व एवं जीवन परिचय लिखिए। तो यदि हम प्रेमचंद की बात करें तो प्रेमचंद का जन्म सन 1881, 31 जुलाई 1881 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गुलावठी नामक उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजैब राम था। इस प्रकार से हम उनकी जीवन परिचय लिखेंगे और इनकी शिक्षा ये 10वीं क्लास तक पढ़े थे या बीए, इन्होंने बीए किया। बीए करने के बाद ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए थे। अब आती है इनका कृतित्व, तो ये उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। उपन्यासों में 4-5 के नाम हम लिख सकते हैं, निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन इत्यादि इनकी प्रमुख या प्रसिद्ध उपन्यास हैं। और कहानियों की बात करें तो कहानियों में बूढ़ी काकी, कजा की, सदगति, कफन
ईदगाह है इत्यादि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। इस प्रकार से हमें वो बात वहां प्रस्तुत करनी है अपने आप को और प्रेक्षक के सामने वहां पेश करना है। तो दोनों में से लेखक होंगे, एक कवि होंगे, दोनों में से किसी एक का जीवन और उनका रचना परिचय हमें वहां प्रस्तुत करना है। इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारा चौथा खंड जो है, तीसरा खंड जो है वह भी पूरा हो जाता है। इसमें 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। अब आता है खंड हमारा चौथा। इस चौथे खंड में क्या होगा दोस्तों, 24 और 25 ये दोनों ही प्रश्न व्याख्या से संबंधित होंगे। किससे संबंधित है, व्याख्या से संबंधित है। 24 नंबर के प्रश्न में हमसे क्या पूछा जाएगा, हाँ 24 नंबर का व्याख्या से संबंधित नहीं है, सॉरी माफ करना। 24 नंबर का हमारा सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित है। 24 नंबर का जो प्रश्न है वह है हमारा सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित होगा। ये है अथवा वाला प्रश्न होगा, इसमें अथवा में प्रश्न मिलेगा आपको। इसका अंक भार कुल मिलाकर 24 और 25 अंक भार इसका 5 रहेगा। इसका अंक भार कितना रहेगा, 5 नंबर का प्रश्न होगा ये, और ये अथवा वाला प्रश्न होगा। इसमें एक में हो सकता है यहाँ पर जैसे कुछ वो चित्र देकर और उनके विषय में जानकारी मांगी जा सकती है कि ये जो निम्न 4 चित्र दिए गए हैं उनके बारे में आप लिखें। या हो सकता है कि 4 पहिया वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, 2 पहिया वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या ड्राइविंग करने से पहले क्या क्या चीजें हमें संभाल कर रख लेनी चाहिए। इस प्रकार से प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। तो सड़क सुरक्षा शिक्षा वाला जो पाठ है, जो प्रश्नोत्तर है वो बहुत ही सरल आप कह सकते हैं। जैसे ध्यान रखने की बात आई तो चौपहिया वाहन की बात करें तो सीट बेल्ट लगा हो, ड्राइविंग लाइसेंस साथ हो, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी न चलें, अपनी लाइन में चलें, गति सीमा का ध्यान रखें और उसके साथ ही मोबाइल पर बात, एक शराब पीकर गाड़ी नहीं चलें, शराब पीकर गाड़ी नहीं चलें, मोबाइल पर बात करते हुए नहीं चलें, सीट बेल्ट लगाकर चलें। इसके बाद जैसे ब्रेक इत्यादि भी आप जान सकते हैं, तो वो बात यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित अथवा में होगा। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि ये जो यातायात के जो चिन्ह है, रोड पर आप जाते हो तो लगे होते हैं, उन चिन्हों के बारे में जरूर देख लें कि कौन सा चिन्ह, कौन सा प्रतीक क्या संदेश देता है। 25वें नंबर का प्रश्न क्या होगा, इसमें कार्यालय या व्यावसायिक, कार्यालय अथवा व्यावसायिक पत्र लिखना होगा। इसी प्रकार से अथवा में होंगे, एक कार्यालय पत्र लिखा होगा कि आप अपने आप को अनुज मानते हुए और इस प्रकार से एक पत्र लिखें, या आप अपने आप को एक व्यापारी रमेश मानते हुए अपनी फर्म के भुगतान के लिए इस प्रकार से एक पत्र लिखें। तो पत्र लिखने का तरीका जो है वो हम आपके साथ यहाँ क्लास में साझा भी करेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि एक बार के लिए 25वें नंबर के में क्या पूछा जाना है कि 25वें नंबर में 100% कार्यालय अथवा व्यावसायिक पत्र पूछे जाने, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में संशोधित होने के पश्चात ये 2 पत्र ही वहां पर रखे गए हैं। दोनों ही अथवा में होंगे, दोनों ही 5-5 नंबर के होंगे। तो खंड द 24 और 25 2 प्रश्न, प्रति प्रश्न का अंक भार 4-5 नंबर और कुल अंक भार 10 नंबर। तो हम कह सकते हैं तो ये दोनों प्रश्न 25 नंबर 10 नंबर के बैठ गए। अब बात करते हैं हमें 5वें नंबर की खंड की। ये इसमें कुल मिलाकर 3 प्रश्न होंगे। इसमें कुल मिलाकर कितने प्रश्न होंगे, 3 प्रश्न होने हैं। और तीनों प्रश्नों की यदि हम बात करें तो प्रश्न संख्या 26, 27 और 28। 26 नंबर के प्रश्न में क्या होगा, निबंध पूछे जाएंगे। निबंध के आपको, निबंध का जो अंक भार है वह 6 अंक का रहेगा। यह अथवा वाला प्रश्न होगा। अथवा में कुल मिलाकर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और चारों में जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता, दहेज विरोध, दहेज एक कुप्रथा, आतंकवाद, या हम कहें एक कोई भी जैसे किसान आंदोलन के बारे में, या कोरोना
का जो संकट है उसके बारे में, या कोरोना में जो गरीब लोगों की जो हालतें हुई हैं उनके विषय में एक प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कुल मिला के 4 निबंध होते हैं, चारों की प्रकृति अलग अलग होती है। अंक भार 6 रहेगा, अथवा वाला रहेगा, और इसमें आपको कुल मिलाकर प्रत्येक निबंध के नीचे और 4 पॉइंट्स मिलेंगे। इन पॉइंट्स के आधार पर आपको अपनी बातें वहां प्रस्तुत करनी है। ठीक है, निबंध होंगे 6 नंबर का होगा, 4 ऑप्शन होंगे, चारों में 4-4 ऑप्शन, आपको 4-4 वहां पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स के आधार पर ही हमें अपने आप को परीक्षक के सामने प्रस्तुत करना है कि हे गुरुवर, हम इस प्रकार से हैं, हम इस प्रकार के हैं, अब आप हमारा आकलन कीजिए। अब क्या आता है, अब नंबर 27 पर आती है एक व्याख्या। व्याख्या होगी, और व्याख्या किस खंड से होगी, ये पद्य खंड से होगी। ठीक है, अथवा वाला प्रश्न होगा, और इस प्रश्न का अंक भार जो है वह 6 नंबर का रहेगा। अंक भार कितना रहेगा, 6 नंबर का। और ये व्याख्या किस प्रकार की होंगी, सह प्रसंग होंगी। सह प्रसंग का अर्थ होता है आपको उसके बारे में लिखने से, उससे व्याख्या करने से पूर्व 2-1 जानकारी और देनी होती है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार कौन है। तो प्रसंग का जो अंक भार है वह तो रहेगा 2, और व्याख्या का जो अंक भार है वह रहेगा 4। तो कुल मिला के 2 और 4, कुल मिलाकर अंक भार 6। 28वें नंबर में क्या रहेगा, गद्य खंड से व्याख्या आएगी। यह भी अथवा वाला प्रश्न होगा। इसमें भी क्या होगा, अथवा में दिया जाएगा, आप कोई सा भी एक कर सकते हैं। अब क्या रहेगा, यहां भी वही नियम लागू होता है, प्रसंग का अंक भार 2 और व्याख्या का अंक भार कितना रहेगा, 4। तो कुल मिलाकर इसका अंक भार भी कितना बैठ जाएगा, 4 बैठ जाएगा। इस प्रकार से हम अपना पूरा प्रश्न पत्र वहां कर सकते हैं। पहले खंड में कुल मिलाकर 5 खंड है। प्रश्न संख्या 28 होंगी। प्रति प्रश्न अंक भार जो है वो अलग अलग रहेगा, और कुल अंक भार जो है या पूर्णांक हम जिसे कहें वह 80 नंबर का रहेगा। आपका समय 3.25 घंटे रहेगा। अब अभी तक की जानकारी के अनुसार तो 3.25 घंटे का है। हो सकता है लॉकडाउन लंबा चल जाए, स्थितियां सामान्य न हो पूरी तरह से, तो हो सकता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा ये समय और ये पूर्णांक कम किया जा सकता है। यदि समय पूर्णांक और समय कम किया जाएगा तो हो सकता है इन प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों की में कटौती भी संभव है। कोई ना कोई प्रश्न काट दें, जैसे या तो बड़े वाले प्रश्न काट दें या इनके ऑप्शन है वो बढ़ा दें। हो ज्यादा गुंजाइश ये रहेगी कि जो बड़े वाले प्रश्न है उन प्रश्नों को कम किया जा सकता है। अब देखिएगा, पहले प्रश्न में 10 होंगे, एबेसेदा वाले होंगे, 1-1 नंबर के होंगे। व्याकरण से संबंधित होंगे, जैसे व्याकरण से संबंधित हम बात करें तो समास के 4 प्रश्न, उसके बाद में 2 शब्द शुद्धि के, 2 अशुद्ध शब्द छांटने के, 1 मुहावरा, 1 लोकोक्ति। 10 के 10 कहां से, व्याकरण से। 11 से लेकर 2 से लेकर 11 तक की बात करें तो 2 से लेकर 7 तक के प्रश्न, 8 तक के जो प्रश्न है वो हमारे पाठ्य पुस्तक से और व्याकरण से संबंधित होंगे। उसके बाद में 8, 9, 10 9, 10, 11 के जो प्रश्न है वो खाली स्थान वाले होंगे। ये मैं बात करूं कि 2 से लेकर 8 तक के जो है वो लगभग 1-1 शब्द वाले होंगे, 1-1 ही इनका अंक भार रहेगा। और 9 से लेकर 11 वाले जो है वो खाली स्थान के प्रश्न होंगे। 12 से लेकर 19 तक के जो प्रश्न है वो भी कहां से होंगे, वो 2-2 नंबर के होंगे। और 12 से 19 वाले जो है वो 18 और 19 के तो मुहावरे और लोकोक्ति का, और बाकी हमारी पाठ्य पुस्तक से। 6 में 20 से लेकर 23 तक के 4-4 नंबर के प्रश्न होंगे। तो 20 से लेकर 23 नंबर तक वाले जो 4-4 नंबर वाले प्रश्न हैं वो क्या है, एक लेखक और कवि का परिचय है। जैसे ये तो एक 20 नंबर का गद्य खंड से अपठित का, 21 नंबर का पद्य खंड, 20 नंबर अपठित, 21 नंबर पद्य खंड, 22 नंबर गद्य खंड, और 23 नंबर का प्रश्न होगा लेखक या कवि का परिचय। 24 नंबर पे सड़क सुरक्षा वाला, 25 नंबर पे गद्य से पद्य से, 25 नंबर पे कार्यालय, 25 नंबर पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ पत्र लेखन कर लिखें वो ज्यादा ठीक है। पत्र लेखन में 2 तरीके के पत्र होंगे, एक तो कार्यालय पत्र होंगे और एक व्यावसायिक पत्र होंगे।
तो ये दोनों प्रश्न 25 नंबर में, 26 नंबर में निबंध होगा, 27 नंबर में व्याख्या होगी पद्य से और 28 नंबर में व्याख्या होगी गद्य खंड से। इस पूरे ही भाग पार्ट में 3 ही प्रश्न होंगे, एक प्रश्न का अंक भार 6 रहेगा, कुल मिलाकर 18 नंबर के ये प्रश्न होने हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। हम 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के साथ तो ये मानते हैं कि 10वीं कक्षा के बच्चे पढ़ें और चैनल से लगातार जुड़े रहें। हम कक्षा 11, 12 और उसके बाद जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए, किसी नौकरी की परीक्षा देने के लिए और निर्धारित योग्यता प्राप्त कर लेंगे तो व्याकरण से संबंधित वीडियो, व्याकरण से संबंधित जो जानकारियां हैं वो हम आपको और यहाँ उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा 11वीं और 12वीं में हम आपके पूरे पाठ्यक्रम की हिंदी साहित्य यदि कोई बच्चा लेगा तो उसके लिए तो है ही है, और हिंदी अनिवार्य तो 11 और 12 में सभी के लिए लागू होती है, तो उसके बारे में भी हमें चर्चा करेंगे। कक्षा 10 में अध्यापन करवाने वाले शिक्षक साथियों से निवेदन ये रहेगा कि वो कक्षा 10 तक में पढ़ने वाले बच्चों के साथ इनके बारे में और ये वीडियो साझा करें ताकि उनकी जानकारियां थोड़ी और दुरुस्त हो सकें। कल हम सूरदास वाले पाठ पर चर्चा करेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि आप यदि और पहले से पढ़ लेंगे उसे थोड़ा सा भी, मैं कहता हूं, मैं कई बार अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं कि आपको अर्थ नहीं जानना, आप सिर्फ पाठ की पहली से लेकर अंतिम पंक्ति, कवि परिचय या लेखक परिचय और उसका जो पाठ का परिचय, वो पाठ परिचय आप यदि पढ़ लेंगे तो आपकी जानकारियां बड़ी दुरुस्त होंगी। आपका आत्मविश्वास जगेगा कि सर अभी ये पढ़ाने वाले हैं, मैडम अभी ये पढ़ाने वाले हैं, ये बात बताएंगे। या अपने आप ही वो अचेतन मन से और आपकी चेतना में आते रहेंगे। आपकी जानकारियां हैं वो स्थायी रूप से और आपके दिमाग में प्रविष्ट हो जाएंगी। तो चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बच्चों के साथ शेयर करें और बाकी आपकी मर्जी है। तो अभी इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, आगामी वीडियो तक के लिए अनुमति देवें। हाँ, कोरोना में अपना ध्यान जरूर रखें, अनावश्यक न घूमें, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, सफाई इसका ध्यान रखें। यदि दवाइयाँ हैं तो समय पर बिल्कुल पूरे परहेज के साथ अपनी दवाइयों का सेवन करते रहें और अपना तो रखें, अपनों का भी ख्याल रखें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।